Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Here I am Khazar Muhammad with a topic which I am going to discuss, rather share with you, that is rules of debit and credit. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रूल्स डेबिट और क्रेडिट के these are mere action symbols. These are mere action symbols which represent the two sides of a T-shaped statement. तो ये डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल हम अकाउंट में करते हैं जब हम अकाउंट बनाते हैं. दैट अकाउंट इज T-shaped स्टेटमेंट. तो ये सिंपली डेबिट जो है, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है. और ये क्रेडिट जो है, क्रेडिट राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है. तो जब हम अमाउंट को लेफ्ट हैंड साइड में, अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहते हैं वी डेबिटेड द अकाउंट, वी डेबिटेड द अकाउंट. और जब अमाउंट क्रेडिट साइड में एंटर किया जाता है तो इसका मतलब है कि वी क्रेडिटेड द अकाउंट. तो अब ये हम यहाँ पर क्या है, ऐसा कहेंगे कि रूल जो ये डेबिट और क्रेडिट जो है ये मियर एक्शन सिंबल्स हैं. ये सिंबल्स हैं जो दो साइड, जो अकाउंट के दो साइड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड पर क्रेडिट. और दिस इज द एब्रिविएशन फॉर DR, एब्रिविएशन फॉर डेबिट, एंड CR, दिस इज द एब्रिविएशन फॉर क्रेडिट. तो चूंकि हमें इस डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल हमारे अकाउंट में होता है तो हमें पहले इस अकाउंट को समझने की जरूरत है कि ये अकाउंट क्या होता है. तो इस अकाउंट के हवाले से जब हम बात करेंगे तो ये अकाउंट जो है, इट इज ए स्टेटमेंट, which contains summarized record of transactions, summarized record of transactions at one place relating to a particular head. फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा. इसमें हमें एक कॉलम लिखना होता है डेट, और उसके बाद पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट ऑलवेज इन रुपीज, क्योंकि यहाँ की करेंसी जो है दैट इज इन रुपीज. डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी डिफरेंट होती है, तो वहाँ इसलिए यहाँ अमाउंट जब हम लिखेंगे तो इसके साथ हम रुपीज़ भी लिखेंगे नीचे. तो ये दूसरा साइड है इसमें.
तो इसमें भी हम लिखेंगे डेट और फिर पर्टिकुलर्स और ये है LF और फिर यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज़। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें दो साइड होते हैं, अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DR से, ये एब्रीवेशन है फॉर डेबिट। और इस राइट हैंड साइड ये जहां से शुरू होता है डेट पर्टिकुलर्स, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CR एब्रीवेशन है फॉर क्रेडिट। तो इस तरह से अकाउंट में जैसा आप देखते हैं कि ये कॉलम्स हैं, नंबर 1 डेट है, पर्टिकुलर्स है, LF है, अमाउंट है, डेट है, डेट ये क्रेडिट साइड का है, अब डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट। तो पहले मैं इसकी वजाहत करूंगा कि ये स्टेटमेंट है। अब देखिए ये स्टेटमेंट है और इसमें हम समराइज्ड ये जो है इंफॉर्मेशन, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेट करते, एट वन प्लेस इसको हम इसका इंद्राज करते हैं रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर हेड से हमें कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट जो है तमाम कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका वो समराइज्ड रिकॉर्ड जो है वो हम यहां पर इस अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हेड है कैश अकाउंट। इसी तरह से हम बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, तो वहां पर तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं बैंक से रिलेटेड वो हम एक ही जगह पर एक पर्टिकुलर हेड यानी बैंक हेड के अंडर, बैंक अकाउंट के अंडर लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर ये देखिए कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो पर्टिकुलर हेड यहां है कैश अकाउंट और कैश के तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एट वन प्लेस रिकॉर्ड किए जाएंगे यहां पर। फॉर एग्जांपल कैश अगर हमें रिसीव होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत तो हम उसको यहां पर डेबिट साइड में, जब हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे। और इसी तरह से दूसरा या इंक्रीज होता है कैश में तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेबिट साइड में। तो ये इसका डेबिट साइड जो है, तो जो कुछ हम रिसीव करेंगे कैश के हवाले से, जो कुछ हम रिसीव करेंगे वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। तो इसी तरह से जो हम पेमेंट करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब देखिए कि ये अकाउंट जो है ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड इसमें है ट्रांजैक्शंस का, और वो किन ट्रांजैक्शंस का, पर्टिकुलर हेड जो यहाँ पर है वो कैश अकाउंट है। तो इस हेड के नीचे हम कैश से मुतलिक जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक ही जगह पर क्लासिफिकेशन के तहत एक ही जगह पर जमा करके इस अकाउंट में एंटर करते हैं, तो ये अकाउंट होता है। तो इसी में हमें इस डेबिट और क्रेडिट के रूल फॉलो करने हैं। तो अब मैं जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, तो पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हवाले से बात करेंगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है तो इसमें हमें एक होता है पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिशनल पर्सनल अकाउंट्स, और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में हमें है एक नेचुरल पर्सनस और आर्टिफिशियल पर्सनस और एक है इसमें और दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस।
पर्सनस। तो यहां पर इम्पर्सनल में है एक रियल अकाउंट और है दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट के हवाले से बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट में पहला जो है दैट इज नेचुरल पर्सन। All human beings are natural persons, and natural persons are those who take birth. तो अब जब ये अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन का हो, किसी शख्स के नाम हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये नेचुरल पर्सन है। तो मिसाल के तौर पर इस नेचुरल पर्सन की बाज़ाब्ता एग्जिस्टेंस होती है, इसका वजूद होता है, और इसके नाम पर, इस किसी शख्स के नाम पर जो अकाउंट होता है उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो ये नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन में हमें मिसाल के तौर पर अगर हम लिखेंगे बशीर्स अकाउंट, बशीर जो है ही हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। और इसी तरह से हम अगर लिखेंगे मोहन's अकाउंट, मोहन भी नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो भी इस पर्सनल अकाउंट के जुमरे में आते हैं। ये नेचुरल पर्सनस हैं। जब किसी नेचुरल पर्सन के नाम पर कोई अकाउंट हो तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा बशीर्स अकाउंट लिखा, मोहन अकाउंट लिखा। इसी तरह से हम और भी किसी का नाम लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर सहेल्स अकाउंट, एंड हम सोहन्स अकाउंट एटसेट्रा, सोहन्स अकाउंट। तो ये नेचुरल पर्सन जो है, नेचुरल पर्सन्स के अकाउंट जो हैं वो भी पर्सनल अकाउंट के जुमरे में आते हैं। तो इसके साथ इसी नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन ये इट इज नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग, बट दिस आर्टिफिशियल पर्सन वर्क्स एज ए ह्यूमन बीइंग, और इसका जन्म नहीं होता है, बट दिस आर्टिफिशियल पर्सन exists in the eyes of law. It exists in the eyes of law. कानून इसको वजूद बख्शता है आर्टिफिशियल पर्सन को, एंड दिस आर्टिफिशियल पर्सन वर्क्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पर अब हम लिखेंगे मोहन एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इसको कानून की नजर में वजूद है। तो ये कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन ये इनके जरिए से किया जा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी तरह से J&K बैंक है, J&K बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या हम लिखेंगे रिलायंस कंपनी का है अकाउंट। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन जो हैं दे एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स की तरह से ये भी ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये भी इस पर्सनल अकाउंट के जुमरे में आते हैं। तो इसी पर्सनल अकाउंट में एक और हमें है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो हैं, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसी शख्स के नाम होते हैं, लेकिन मगर जब नॉमिनल अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, बट दे आर रिलेटेड टू ए पर्सन। आउटस्टैंडिंग नॉमिनल अभी हमने पढ़ा नहीं, आगे मैं इसकी क्लेरिफिकेशन करूंगा। नॉमिनल अकाउंट्स, या हम प्रीपेड दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सैलरी बकाया है। ये सैलरी जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और ये रिप्रेजेंट कर रही है किसी पर्सन को या किसी और को। तो या प्रीपेड से प्रीपेड रेंट, ये रेंट हमने किसी को दिया है,
लेकिन एडवांस में दिया है, पहले ही दिया है, और ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में शॉर्टली ये कह सकते हैं कि जब कोई नॉमिनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग होता है, नॉमिनल अकाउंट, या हम प्रीपेड एडवांस में कुछ पेमेंट करते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है या प्रीपेड रेंट है या प्रीपेड सैलरी है, ये किसी पर्सन से रिलेट है, तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव दिस अकाउंट पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये पर्सनल अकाउंट की बात है। अब हम रियल अकाउंट की जानिब जब आएंगे, रियल अकाउंट में दो किस्म के अकाउंट होते हैं। एक होता है टेंजेबल एसेट्स, इसमें एसेट्स आते हैं, टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स। इनटेंजेबल एसेट्स, तो इसमें टेंजेबल एसेट्स जो हैं, टेंजेबल एसेट्स दोज एसेट्स विच वी कैन सी, विच वी कैन फील, जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, जो लोगों की नज़र में आ सकते हैं। तो ये टेंजिबल एसेट हो सकता है, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, और लैंड है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, कैश है। ये टेंजिबल हैं एसेट्स, इनको हम देख सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में वो एसेट्स हैं जो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनका बेनिफिट जो है वो बिजनेस को या फर्म को मिल रहा है। ये इनटेंजिबल एसेट्स, ये एसेट्स हैं, दीज प्रूव हेल्पफुल इन जनरेटिंग द रेवेन्यू फॉर द फर्म और द बिजनेस। ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल गुडविल है, इसी तरह कॉपीराइट है, पैटेंट्स हैं एक्स्ट्रा। तो यहां पर टेंजिबल एसेट्स जो हैं, जिनको हम देखते हैं और हम उनको यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। लेकिन इस टेंजिबल एसेट्स में कैश भी आता है, कैश इन हैंड, और बैंक और डेटर्स भी हमारे एसेट्स हैं। लेकिन ये बैंक और डेटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। और इनटेंजिबल सारे एसेट्स, गुडविल है, कॉपीराइट है, पैटेंट्स है, और ये है, तो ये आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स में। लेकिन ये बैंक और डेटर्स जो हैं, ये टेंजिबल एसेट्स जो रियल अकाउंट में क्यों नहीं आते हैं? इसके लिए ये बैंक जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये वहाँ पर पर्सनल अकाउंट में इस ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत इसमें आता है, पर इस आर्टिफिशियल पर्सन में। और इसी तरह से डेटर्स जो हैं, डेटर्स आर पर्सन्स हु ओ, and these debtors are also these natural persons or they can be artificial persons। और इसीलिए इनको भी ये इस पर्सनल अकाउंट के जुमरे में भी आते हैं, बैंक और डेटर्स। और एसेट्स में से इन दो को छोड़कर बाकी टेंजिबल एसेट्स हैं या इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उनको हम रियल अकाउंट के खाते में डालते हैं। वो रियल अकाउंट के कैटेगरी में उनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो इसी तरह से अब हमारे पास एक और है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स में यहां पर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा है इनकम्स एंड गेन्स। ये दो इसमें आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। मिसाल के तौर पर अगर हमें सैलरी देनी है तो ये सैलरी एक्सपेंस है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये नॉमिनल अकाउंट के जुमरे में आएगा। सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, एक्स्ट्रा है ये। और इसी तरह से यहाँ पर इनकम जो हमारी ये जनरेट होती है, यहाँ पर ये परचेजेस भी आएंगे। और इसी तरह से इनकम जो गेन्स हैं, सेल्स हैं। और जो सैलरी हम रिसीव करेंगे
सैलरी रिसीव्ड, अगर या रेंट रिसीव करेंगे, रेंट रिसीव्ड दैट इज इनकम, ये भी, और रेंट पेड दैट इज एक्सपेंस, सैलरी रिसीव्ड दैट इज इनकम, सैलरी पेड दैट इज एक्सपेंस। तो इसी तरह से कमीशन पेड इज एक्सपेंस एंड कमीशन रिसीव्ड दैट इज इनकम। तो इस तरह से नॉमिनल अकाउंट में जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और साथ साथ इनकम्स और गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस में आपसे बात की थी, मिसाल के तौर पर ये सैलरी अगर हम लेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस, तो ये हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में भी डालते हैं, तो जब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग बनती है। तो इस हवाले से हमें इसकी अब देखेंगे कि इस ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या है। पर्सनल अकाउंट के रूल्स हम देखेंगे यहाँ पर। तो पर्सनल अकाउंट में जो है पहला रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और जब हम रियल अकाउंट्स में देखेंगे, रियल अकाउंट्स और रिलेटेड टू एसेट्स, तो रियल अकाउंट्स में हम लिखेंगे डेबिट what comes in, debit what comes in, credit what goes out। तो रियल के बाद हमें नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट ऑल losses and expenses, credit all gains and incomes। For example, debit the receiver and credit the giver। तो ये एक रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मिसाल के तौर पर अगर बशीर हमारा एक क्रेडिटर है, ही पेज रुपीज 20,000 टू अस, वो हमें 20,000 देता है। चूंकि वो क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो वो हमारा क्रेडिटर था, तो इस क्रेडिटर को हम ये क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिटर है, इसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये गिवर है, ये दे रहा है। अगर हम, अब देखो, अगर हम किसी को देंगे, मिसाल के तौर पर वी पेड रुपीज 10,000 टू मोहन, तो हम जब हमने दिया है, हमने दिया 10,000 रुपया, तो यहां पर रिसीवर कौन है, रिसीवर है मोहन, ही रिसीव्स फ्रॉम अस, तो इस मोहन को हम डेबिट करेंगे। तो इस डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट करेंगे, और जो देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हम आगे भी और भी इसमें जब हम ये इनकी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसमें भी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देंगे। तो रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मिसाल के तौर पर बिल्डिंग परचेज की, तो ये बिल्डिंग जो है ये एसेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपको बिल्डिंग है,
लेकिन साथ साथ बिल्डिंग अकाउंट इसको आप डेबिट करोगे, और कैश जो है दैट गोज आउट। बिल्डिंग के बदले में आपको कैश देना पड़ता है, कैश अकाउंट, तो इसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरह से दीगर कई मामलात भी हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। फॉर एग्जांपल, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, सैलरी पेड टू अकाउंटेंट इज रुपीज 70,000। तो 70,000 हमने सैलरी दी, तो यहाँ पर सैलरी जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट DR, क्योंकि ये नॉमिनल है, सैलरी ये एक्सपेंस है, और चूंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम डेबिट करेंगे। लेकिन जो सैलरी हमने पे की किसको, अकाउंटेंट को, उसमें 70,000 है, लेकिन ये 70,000 जो है ये कैश है, और ये रियल अकाउंट से रिलेट है, रियल अकाउंट से रिलेट है ये 70,000 ये कैश। पहला पार्ट जो है सैलरी पेड, सैलरी जो नॉमिनल अकाउंट है, तो ये एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया, और ये 70,000 जो है ये कैश है, ये इस रियल अकाउंट से रिलेटेड है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाँ यहाँ पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। व्हेन कैश गोज आउट तो हम सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट लिखेंगे, ये कैश अकाउंट क्रेडिट में आएगा। तो इसकी फर्दर एनालिसिस होगी नेक्स्ट, दूसरा क्लास जो होगा इसका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें इसकी पूरी क्लियरिफिकेशन की जाएगी ट्रांजैक्शन के जरिए से, थ्रू एनालिसिस। तो इस तरह से हमने यहां पर ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच देखा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ हमें एक और अप्रोच जो है ट्रेडिशनल, ये बहुत पहले से इस्तेमाल में है, लेकिन आजकल मॉडर्न अप्रोच जो है, मॉडर्न अप्रोच, तो इस मॉडर्न अप्रोच के ज़रिए से हम समझेंगे कि यहाँ पर कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये मॉडर्न अप्रोच जो है इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है एसेट्स हैं, और लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटीज, ओनर्स इक्विटीज दैट इज आल्सो नोन एज कैपिटल। तो यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसा कि हमने देखा कि एसेट्स जो हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये कैपिटल जो है इन्वेस्ट की जाती है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस इज द नेट रिजल्ट ऑफ रेवेन्यू एंड जो ये एक्सपेंसेस हैं। साल में जो भी रेवेन्यूज हमें आते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट है, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं रेवेन्यू से तो लॉस है। इस तरह से ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर हम जान सकते हैं कि बिजनेस में जो है ये नेट रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो इस लिहाज से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इस कैपिटल में अगर रेवेन्यू ज़्यादा है साल में तो हमें नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे प्लस प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो हम लिखेंगे माइनस एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हमें ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर एक रेवेन्यू है,
तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि यहाँ पर अब हमें जो है एसेट्स के बारे में देखना है, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल। एसेट्स में हमें मालूम है कि एसेट्स टेंजेबल हैं और इनटेंजेबल हैं, और इसी तरह से कैपिटल जो है और लायबिलिटीज हैं, इसमें सेल्स और परचेजेस भी आते हैं, सेल्स और परचेजेस। तो यहां पर हम देखेंगे एसेट्स और परचेजेस के लिए सेम रूल अप्लाई होता है, और लायबिलिटीज कैपिटल और सेल्स के लिए सेम रूल यहां पर है। एसेट्स और परचेजेस के लिए सेम रूल है, और लायबिलिटीज कैपिटल और सेल्स के बारे में सेम रूल है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे कि एसेट्स में increase in assets is debited, decrease in assets is credited, अगर हमें इंक्रीज एसेट्स में होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर हमें डिक्रीज होगा एसेट्स में तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम परचेज करेंगे मशीनरी फॉर ₹1,00,000, तो यहां पर ये मशीनरी जो है वो एसेट है, और ये 1,00,000 जो है ये कैश है, ये भी एसेट है। तो मशीनरी भी एसेट है और ये कैश जो है, कैश भी एसेट है। तो यहां जब देखेंगे कि मशीनरी में इंक्रीज हुआ तो हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इंक्रीज है। हमारे पास रूल है कि इंक्रीज इन एसेट्स दैट इज डेबिटेड। चूंकि मशीनरी में इंक्रीज होती है तो इसलिए हम डेबिट करेंगे। और दूसरा हमारा एसेट है कैश। चूंकि हम पे करते हैं 1,00,000 तो कैश में डिक्रीज होता है, तो 1,00,000 जो है उसको हम क्रेडिट करेंगे कैश को, क्योंकि इसमें डिक्रीज होता है। तो इसी तरह से अब ये एसेट्स में हम देखते हैं कि एसेट्स में अगर इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड and decrease in assets credited, तो इसी तरह से हमारा परचेजेस जो है, परचेजेस और एसेट्स के लिए सेम रूल है। परचेजेस में भी अगर हम देखेंगे, परचेजेस ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस हैं और ये रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस और ये लायबिलिटी जो है यहां पर हमें रेवेन्यू है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस के लिए भी सेम रूल है। एसेट्स और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस debited and decrease in expenses that is credited। जैसा कि हमने लिखा कि एसेट्स में इंक्रीज इन एसेट्स दैट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स दैट इज क्रेडिटेड, और सेम रूल जो है एक्सपेंसेस के लिए भी है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस दैट इज डेबिटेड and decrease in expenses is credited। further clarification इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी जब हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वो शो करने की कोशिश करेंगे कि कैसे, कहाँ पर कैसे इंक्रीज है, डिक्रीज है, और किस तरह से इसको क्रेडिट किया जाएगा या डेबिट किया जाएगा।
तो इस तरह से अब लायबिलिटीज साइड में जब आएंगे, लायबिलिटीज साइड में इसका अपोजिट है। लायबिलिटीज साइड में मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ एसेट्स में इंक्रीज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, ये लायबिलिटी है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी ये क्रेडिट होगा। अगर लायबिलिटी में डिक्रीज होगी तो इसको हम डेबिट करेंगे, और अगर इंक्रीज हुई लायबिलिटी तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसीलिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ये हम एसेट्स जो हैं उनको हम डेबिट में दिखाते हैं, और यहाँ पर क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो जो लायबिलिटीज हैं उनको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो ये बाद की बात है, इंशाल्लाह फिर वहाँ पे जाएंगे। तो लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज दैट इज डेबिटेड, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। मिसाल के तौर पर अगर लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ, मिसाल के तौर पर हमें ये 10,000 रुपया लायबिलिटी थी, अब ये 40,000 देनी होगी, ये लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ लायबिलिटी में, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमारी लायबिलिटी 10,000 थी और अब 5,000 रह गई है, लायबिलिटी किसी वजह से कम हुई है, तो इसको हम, ये लायबिलिटी कम हुई, ये गेन है, तो इसको हम डेबिट वहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से दूसरा इसमें है कैपिटल। कैपिटल जो है ये कैपिटल प्रोप्रिएटर्स है, ओनर्स की होती है, तो ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, लेकिन ये ओनर्स लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो इसलिए भी यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा कि यहाँ डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल कैसे होगा? डिक्रीज इन कैपिटल दैट इज डेबिटेड, एंड इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल दैट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट। डिक्रीज इन कैपिटल कैसे होगी? जब ओनर ड्राइंग्स करेगा, बिजनेस से पैसा निकालेगा फॉर पर्सनल यूज, तो उस वजह से उसकी ये कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगी, तो उस सूरत में इसको डेबिट करना है। और इंक्रीज कैसे कैपिटल होगा? जैसे जब वो फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में से, तो उस तरह से इंक्रीज होगी कैपिटल, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरह से रेवेन्यू के बारे में भी है कि अगर डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड, एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट इज क्रेडिटेड। तो आप सम अप करेंगे इसको, तो एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए एक रूल है कि इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिटेड। सेम इज फॉर एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए एक सेम रूल है, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए एक सेम रूल है। लायबिलिटीज के बारे में डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, और कैपिटल जो है, कैपिटल में डिक्रीज इन कैपिटल दैट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड। रेवेन्यू में डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट इज क्रेडिटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इनकी दोनों अप्रोच के तहत, मॉडर्न अप्रोच और इस ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत हम ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करेंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि किस तरह से क्या ट्रीटमेंट, कहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू।